10 जनवरी सुबह 6:30 बजे। भूल भुलैयों में वापस कदम रखो तो हर शय बिखरी हुई थी। वो जो 3 दिन से उस जगह के बेताज बादशाह थे, आज तख्त उनके हाथ से फिसल चुका था। हर कोई शौक था, हर कोई उस तस्वीर से सुर्ख पड़ रहा था। मगर दो लोग थे जिनके चेहरे अब नॉर्मल थे। दो लोग थे जिनके चेहरे पे फिक्र का शायबा तक नहीं था। एक बेहराम खान और दूसरा राहदारियों में जमे हुए कदम रखता हुआ जबल खान। उसके पैरों में गर्म जूते थे, बाल माथे पे गिर रहे थे और शॉल बाजू पे डाल रखी थी। शायद वो शोर सुनकर आया था और अभी तक शॉल पहनने का वक्त भी नहीं मिला था। हर कोई उस दरवाजे के बाहर देख रहा था और जबल खान उनके कंधे के पीछे से उस खुले हुए दरवाजे को, वो मुसम्मत के आखिरी निशान देख रहा था। तुम लोगों को किसी की नींद का ख्याल है कि नहीं? वो चुमाई रोकते हुए बोला। 2 रातों से सोया नहीं था मैं। शॉल खोलकर कंधों पे डाली। उसे सर्दी लगने लगी थी। यार, कहवा तैयार करवाओ, सुबह सुबह दिमाग घुमा हुआ है। राहदारी में ही खड़े खड़े उससे हाँक लगाई। अंदाज ऐसा नॉर्मल था कि जिसकी हद नहीं। वो आगे आया और फिर हंसला को देखा, जो बेयकीनी सभी तक बाहर देख रही थी। उसकी गर्दन पे खून के नन्हे कतरे थे। जबल को एकदम फिक्र सी हुई। वो आगे आया, उसकी गर्दन पे 2 उंगलियां रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हें तो कट लग गया है, इसको पट्टी करो, कुछ लगाओ। वो भाग गए हैं, वो बड़बड़ाई। वो मेरी गर्दन पे पैर रखकर यहाँ से भाग गया है। वो सब इतनी आसानी से हमें बेवकूफ़ बनाकर चले गए। उससे जबल को देखा। वो भाग गए हैं लाला। उसकी आवाज़ में नमी और तहश एक साथ खुल गया। जबल ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया। फिर बेहराम खान को देखा, उसे जज्बात में सर हिलाया और हाथ सीने पे रखकर सर को हल्का सा खम दिया। अब वो अपने साथियों के साथ वहाँ से जा रहा था। वो आवाज़ें दे देकर लोग इकट्ठे कर रहा था। जबल के ज़हन के पर्दे पे एक मुलाकात वाज़िया हुई। कल रात 10 बजे के बाद कुर्सी पे बैठे जबल के अक में खड़े बेहराम पे स्क्रीन की रोशनी पड़ रही थी। वो स्क्रीन पे चलते तहखाने के मनाज़िर देख सकता था। अब ये लोग क्या करेंगे? मुझे लगता है ये भागने वाले हैं। बेहराम ने कयास लगाया। तुम्हें सिर्फ लगता है, मुझे यकीन है ये भागेंगे, और यकीनन हम उनका ख्वाब तोड़ देंगे। मुझे ख्वाब नहीं, उनकी कमर तोड़नी है। बहुत पुरजोश हैं हमारे असीर, उन्हें लगता है वो सब कर सकते हैं। भागने दो, दौड़ लगाएं, तभी तो उन्हें समझ आएगा। जावर खड़ रेड ट्रैप है। यहाँ से कोई तब निकल सकता है जब हम चाहें। इनकी मजम्मत बुरी तरह मौत में बदल जाएगी। वो पुरसुकून था। तो हम उन्हें अभी से बता देते हैं कि यहाँ से भागना कितना मुश्किल है। बेहराम ने सहूलत से हल निकाला। बातें तजुर्बों का मुकाबला नहीं करती बेहराम हाना। वो उसके ही अंदाज से हाना को खींचकर बोला। भागेंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो हिम्मत टूटेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इरादे कमज़ोर हो जाएं और फिर वो चटक जाएंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है। बेहराम उकताया। इसीलिए तो मैं बॉस हूँ और तुम नहीं। जबल की बात पे उसका चेहरा सुर्ख पड़ा। वो हाथों से फैसले करने का जो आदी था। हाल सुबह 6 बजे। कुछ है जो बेहराम खान जानता है और मैं नहीं। अनसला की आंखों में कुछ था, कोई मान सा जो टूट गया था। आप जानते थे वो भागेंगे, आप जानते थे ना। वो बेयकीनी से पीछे को ही बेयकीनी बढ़ गई थी। अब मुझे ये बताना पसंद करेंगी, आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? उसकी आवाज़ बुलंद हुई। जबल का चेहरा उसके हंसी बेतासुर अंदाज से वापस आ चुका था। बॉस मैं हूं, तुम या बहराम नहीं। फैसले मैं लूंगा, तुम या बहराम नहीं। तुम्हें मुझसे सवाल करने का हक नहीं है। आपने मुझे इससे नहीं बताया ना, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। जबल ने करा कर आंखें बंद की। वो इस वक्त वसाख्ती मूड में नहीं था। उसका कहवा कहाँ है यार। आपने चाहे मुझे लड़कों की तरह पाला हो, चाहे मेरा बचपन गुड़ियाओं के साथ नहीं बल्कि बंदूकों के साथ गुजारा हो, लेकिन हूं तो मैं वही लड़की ना। आपने मुझे इसलिए नहीं बताया ना। आप मुझसे झूठ बोलते रहे लाला। वो शौकी अंदाज से कहती पीछे को ही। और तुमने मुझसे सच कब कहा? उसके लहजे में भी तुर्श सा तासुर आया। ये प्लान बनाते वक्त, उन चारों की तस्वीर स्क्रीन पे देखते वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम शादान को जानती हो, तुमने झूठ क्यों कहा कि 3 साल पहले मोहब्बत में सिर्फ वो गिरफ्तार हुआ था? हंसला सांस नहीं ले सकी। वो पत्थर का मुजस्मा बन गई, आंखें एक नुक्ते पे साकिन। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि 3 सालों से तुम्हें कोई राइटिंग ब्लॉक नहीं है, बल्कि तुम गिल्टी हो, तुम लफ्जों से शर्मिंदा हो। मैंने तुम्हें लड़कों की तरह पाला है, गलत है। मैंने तुम्हें मजबूत लड़कियों की तरह पाला है, लेकिन तुम जज्बात के आगे हार गई। वो आगे आया। उसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ चुका था। उसे लात मारकर वो छोटा सा शीशा उससे छीनकर उसी की गर्दन में घुसा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
थी क्या? ये सवाल नहीं था, मगर उसका जवाब ना ही था। जज्बात दीमक है, तख्त खा जाते हैं। मैं अपने तख्त के आगे किसी किस्म के जज्बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम्हारे भी नहीं। वो कई लम्हे कोमो की सी कैफियत में रही। उसका चेहरा तारीख पड़ गया था। कई लम्हे बाद वो बोली तो उसकी आवाज़ हल्की थी। मुझे एक मौका चाहिए, मैं उससे वापस लाऊंगी। मैं उसे गर्दन से पकड़कर वापस लाऊंगी। मुझे एक मौका चाहिए। वो कोया गिड़गिड़ाई। जबलहान चंद पल उसे तकता रहा, फिर आगे आया, उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया। तुम एक बार फिर जज्बात से काम ले रही हो। पहले हमदर्दी, अब गुस्सा और इंतकाम। मेरे साथ चलो, आधा घंटा बैठकर सोचो और फिर फैसला लो, ठीक? उससे रुक कर पूछा। अंसला की आंखें भर गईं, मगर वो कुछ बोली नहीं। जबलहान अब यूं ही उसका हाथ थामे उसे राहदारियों से गुजारते हुए कहीं ले जा रहा था। वो उसके साथ चलती रही। चाहे आधा घंटा गुजर जाए, चाहे आधी सदी, वो उसे वापस आएगी ये तय था। वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था? 10 जनवरी सुबह 9:30 बजे। बगैर किसी सिमत का तयन किए कहीं से निकल आना बेवकूफ़ी होती है। नीम अंधेरी गलियां अब घरों से निकलती मलकजी सी रोशनी में डूब गई थी। बर्फबारी हुन्नूस उसी रफ्तार से हो रही थी। चलते चलते वो दोनों थक चुके थे। ये रास्ता नहीं था, ये बेख्तियार बदतरीज बढ़ती हुई सर्दी थी जो उनके जिस्म सुन किए देती थी। कहीं किसी घर के बाहर छज्जे तले जलती शमा उन्हें हसरत में मुबतला कर देती थी। कैद सख्त थी, बेबस सी, मगर आज़ादी आज़ादी रूह खींच रही थी, कदम जमा रही थी। अगर मैं थोड़ी देर मजीद यूं ही चलता रहा तो मैं यहाँ जम जाऊंगा। हसन की लरज सी आवाज़ में सुखरूफ ने मुड़कर उसे देखा। वो वाकई काबिले तर्स लगता था। उससे कपड़े और शॉल सुखरूफ के कपड़ों की तरह नहीं थे। अगर वहां उस कैदखाने में पड़े रहते तो क्या मिल जाता? वो बचते हुए दांतों पे काबू पाते हुए बोली। सब तो मिल रहा था, खाना पीना, कंबल, रजाई, तकिया, गद्दा। हाँ, बस हर 5 मिनट बाद पड़ने वाली चमाट को भूल जाओ, बाकी सब तो अच्छा था। और उस जबलहान के लफ्ज़ों का जहर भूल गए हो? बाखुदा, मेरे घर में कोई मुझसे ऐसी बात नहीं करता। उसका जिक्र आते ही उसकी जुबान अंगारे चुबाने लगी। हसन खामोश रहा तो वो चलते चलते रुकी। तुमसे कोई ऐसे बात कर सकता है? अपना घर अपना होता है। मेरी तो है, रहने दो। मेरे बहनोई के मुंह से मेरे लिए बहुत फूल झड़ते हैं, और अगर इस बेमौसम झड़ने की बात बहन से करूं तो फौरन गोपी बहू बनकर अपने शोहर का दफा करती है। वो जबलहान कम अज कम ताने तो नहीं देता था। तुम्हारा बहनोई क्या बहुत ताने देता है? उससे झुककर सड़क पे पड़ी एक लकड़ी उठा ली। हसन बेबसी से मुस्कुराया। ये उसकी लव लैंग्वेज है, लोगों को जिद करना, उनकी बर्दाश्त आजमाना, और आते जाते हमें यह जिताना कि उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, लिहाजा हम उसकी ताज़ीम करें। वो दोबारा चलने लगा तो सुखरूफ भी चलने लगी। तो तुम करते हो ताज़ीम? मैं भी हसन सुल्तान हूँ, ताज़ीम का दे भी ना करूँ। उससे हंकारा भरा, फिर बड़ी मुश्किल से बर्फ में पैर रखते हुए उसके साथ साथ कदम उठाने लगा। होंठ नीले पड़ गए थे। तुम्हारा बाजू ठीक है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हो तो रहा है, लेकिन है, बस यहाँ से निकल जाए। तुम्हें मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। अगर तुम सुल्तान के साथ होते तो शायद इतनी मुश्किलात ना आती। हसन ने गहरी सांस ली। मैं शक्ल से लगता हूँगा, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी के कहने पे कोई काम कर लूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से आया हूँ। जुखरूफ जवाबन खामोश रही। थोड़ी देर मजीद चलते रहने के बाद हसन वाकई हाँप रहा था। उसके बाजू में दर्द होने लगा। क्या लगता है मजीद कितना चलना पड़ेगा? ये जगह तो खत्म ही नहीं हो रही। कोई बस अड्डा, कोई दुकान, कुछ है ही नहीं। हसन ने पूछा। उस कमबख्त ने मेरा फ़ोन भी रखा हुआ है, वरना हम गूगल मैप देख लेते। और सुनो मेरी बात, यहाँ अगर कोई पूछे हम कौन हैं तो जुबान संभाल लेना और कहना हम टूरिस्ट हैं। अगर आदमी खूबसूरत हुआ तो मैं कहूँगा हूँ तो टूरिस्ट, लेकिन आपका दामाद बनने में मुझे कोई आड़ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ गैर बरादरी में रिश्तेदारियाँ नहीं करते। संजीदा ठहरी हुई आवाज़ से वो थम गया। सुखरुख भी थम गई। थम जाने की वजह वो आवाज़ नहीं थी, बल्कि उनकी कमर को छूती पिस्तौल की लान थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में कोई सुखरुख के हाथ उसकी पुश्त से लगा चुका था। कोई उनके हक में कब आया, उन्हें कुछ महसूस क्यों ना हुआ? कोई आहट नहीं, कोई शोर नहीं, कोई सांस नहीं, कोई मसम्मत नहीं। जावरखड़ की बर्फ हमारी वफादार है, हमारी आहट की खबर नहीं देती। ये मुस्कुराता, ये दिल फरेब लहजा सुखरुख को अपने कानों से लावा निकलता महसूस हुआ। जबलहान से उसे नए सिरे से नफरत हुई। उसके हाथ पुष्प पे बांधने चाहे तो सुखरुख के हाथ में मौजूद पिस्तौल भी नजर आई। पिस्तौल मैं रख लेता हूँ, वजनी है हाथून, आपके हाथ थक जाएंगे। उसके हाथ से पिस्तौल लेकर जेब में
उड़सली उसका साथी हसन के हाथ बांध चुका था। हसन ने मजम्मत नहीं की। बर्फ के सरे आसमान से गिरते रहे। जावर घर सफ़ेद चादर अपने सीने पे तानता चला गया। जाल में फंस जाएं तो किसी और की मिसिहाई का इंतजार नहीं करना चाहिए। वो दोनों जिस जगह मौजूद थे वो एक वसी सा पथरीला लंबे रकबे पे फैला रास्ता था। अलबत्ता बर्फ ने पहाड़ों को ढक दिया था। दोनों अतराफ में पहाड़ थे। उस घर से भागकर वो दोनों अंधाधुंध भागते रहे। बर्फ में उनके बूट धंस जाते थे। सांस उथल पुथल होने लगता था, मगर वो रुके नहीं थे। वो दोनों एक बार भी रुके नहीं थे, लेकिन ये रास्ता खत्म होने में नहीं आता था। कई बार वो दोनों ठोकर खाकर गिरे थे और अभी भी यही हुआ था। जबरीज शाहनवाज भागते भागते एक पत्थर से टकराया और मुंह के बल गिर पड़ा। उससे घुटने और हथेलियां पूरी तरह सुन्न हो गए। सच शुक्र कि रास्ता बर्फ से हटा पड़ा था, वरना उन्हें मजीद चोटें भी लग सकती थीं। शादान उसके लिए रुक गया, फिर घुटनों के बल उसके पास बैठा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बर्फबारी ने सूरज को ढांप रखा था। ऐसे में वो एक दूसरे के जख्म तक नहीं देख सकते थे। जबरीज, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, मुझे लगता है हम यहाँ से निकलने वाले हैं। उसके पास झुक कर बैठा उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। जबरीज गहरी सांस लेने लगा, साथ करा भी रहा था। उसके हाथ पैर पूरी तरह अकड़ रहे थे। ये सर्दी उसके असाब को शलकी देती थी। मुझसे नहीं हो रहा, मुझे लगता है हम यहीं मर जाएंगे। हम यहाँ से नहीं भाग सकते शादान। वो कपकपाते लबों पे काबू पाते बामुश्किल बोल पाया था। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हें इस तरह गिव अप करने नहीं दूंगा। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ा और रास्ता, प्लीज जबरीज। शादान ने सहारा देकर उसे उठाया। उसके हाथ पैर खतरनाक हद तक ठंडे पड़ चुके थे। मुझे एक बार कोई मोबाइल फोन मिल जाए, फिर तुम देखना मैं क्या करता हूँ। आधा पाकिस्तान मुझे लेने यहाँ आ जाएगा। उससे चलते चलते हथेली पे बंद हाथ का मुक्का मारा। फोन चाहिए? आवाज़ मुदर और हल्की थी। वो करंट खाकर अपनी दाईं तरफ देखने लगा। अनसला अहमद सही उसके हमकदम थी। हाँ, उसका चेहरा वासियाना था, मगर शादान उसकी मौजूदगी पहचानने के लिए किसी किस्म की रोशनी का मोहताज नहीं था। तुम्हें भी फोन चाहिए? कोई जबरीज के साथ आकर रुका। उससे गर्दन तिरछी करके देखा। वो बेराम का ही आदमी था। उनकी आंखें मुस्कुरा रही थीं, मगर हमारे दोनों किरदारों की जान हवा हो चुकी थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह रुक गए और फिर उन्होंने अपने गिर्द लोगों का दायरा बनते हुए देखा, जिनके हाथों में बंदूकें थीं और उनका रुख उनके सीनों की जानिब। अंसला ऐन उसके सामने आ रुकी। फ़ोन चाहिए शादान साहब? उससे फ़ोन शादान की तरफ बढ़ाया। वो चंद पल उसे देखता रहा, फिर झपट कर मोबाइल उसके हाथ से लिया। वो उसी का मोबाइल था। उससे जल्दी जल्दी पासवर्ड डाला। कॉन्टेक्ट लिस्ट में गया। IG, DIG, स्पेशल टास्क फोर्स के नंबर, मुख्तलिफ ओहदेदारान, एक्टिविस्ट, रिपोर्टर्स, एंकर्स, उसके अपने माँ बाप। लेकिन वो लाशौरी तौर पे खुर्फ से टक गया, फिर थम गया। वो उसके साथ नहीं था, मगर वो भी उसी की तरह मुश्किल में था। जबरीज, हसन, ज़ुखरू, यही वो लोग थे जिन्हें वो बगैर झिझक कुछ भी कह सकता था। मगर वो अब क्या करे? उससे अपने बॉस को कॉल मिलानी चाहिए, मगर यहाँ लगा था उससे असल झटका। सिग्नल की जगह पे कुछ नहीं था, खाली नील सन्नाटा। वो थम गया। उसके अंदर तक खामोशी छा गई। उससे मालूम हुआ जावरखड़ रेड ट्रैप है। यहाँ सिग्नल नहीं? हम नहीं बंद किए हैं, वो पुरसुकून अंदाज से बोली। हम ही ऑन कर सकते हैं। हम फिर बंद कर सकते हैं, फिर ऑन कर सकते हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। जावरखड़ से गुजरती हवाएं हमसे वफादार हैं। वो मुड़ी, अपने साथियों को देखा और फिर मज़ीद 2 कदम आगे बढ़कर पिस्तौल शादान की गर्दन पर रख दी। ठंडी नाल जब उसकी गर्दन से टकराई वो अपनी जगह जम गया। एनीथिंग फॉर लॉयल्टी, धीमी आवाज़ में कहते उस सक में खड़े होकर उससे घुटनों पर लात मार दी। वो झुक गया, गिर गया। उसके साथियों ने जबरीज की गर्दन पर पिस्तौल का दस्ता दे मारा। वो घुटनों के बल झुक गया। वो दोनों पकड़े जा चुके थे। मौत उन्हें हर हर लम्हा अपने करीब आती महसूस हुई। मजम्मत कई बार मुकाबले जैसी होती है, या फिर उससे भी बुरी, क्योंकि जब मजम्मत के बाद कोई धर लिया जाए वह आसानी से छोड़ा नहीं जाता। ये कोई बाजार सा था। दोनों तरफ में दुकानें और दुकानों के बाहर रखे स्टॉल जिन पे कपड़ा डाला हुआ था। स्टॉल चूंकि छज्जे तले थे, सो बर्फबारी से महफूज रहे। बर्फबारी की वजह से दुकानें अब तक नहीं खुली थीं। वो ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले अपने अतराफ में नसें घुमाते हुए मुख्ताज से कदम उठा रहा था। वो एक एक चीज़ को स्कैन कर रहा था। उसके अंदाज से वाज़ेह था उससे यहाँ से भागने की कोई जल्दी नहीं है।
कई बार वो स्टॉल्स के पास रुक जाता, कपड़ा हटाकर चीज़ें टटोल कर देखता, चूड़ियाँ, मेकअप, ज्वेलरी, जूते, वो एक एक चीज़ हाथ में उठाकर देखता, फिर आगे बढ़ा जाता। ऊंचे कद और जख्मी चेहरे वाला आदमी वक्त गुजारी कर रहा था। ये रास्ता ढलानों से उतरकर नीचे की तरफ ले जाता था, यानी सुल्तान सफदर यहाँ आने से पहले बुलंदी पे था। उसके बाद वो यहाँ इस बाजार की तरफ आया। पहाड़ों की बुलंदियों पे पहुंचकर उसने क्या किया ये राज कहानी पे उतार है, मगर यहाँ वो वक्त गुजार रहा था, सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारी। थोड़ी देर बाद उसने किसी आदमी को दुकान खोलते हुए देखा तो उसी तरफ चला आया। आदमी ने उसे देखा तो मुस्कुराया। गांव देहात के लोग अपने मेहमानों को पहचान लेते थे। सुल्तान उनके करीब आया तो उन्होंने उसे अंदर चलने की दावत दे डाली। थोड़ी देर बाद वो मूड़े पे बैठे थे, हाथों में सब्ज चाय और प्लेट में मीठी डली रखी थी। सुल्तान 3 प्यालियां खाली कर चुका था। वो बूढ़े की बात सुनकर फरफर पश्तों में जवाब भी दे रहा था। उसे इतनी अच्छी पश्तो आती थी। अब वो बूढ़ा उससे अपने साथ आए छोटे बच्चे के मुतालिक बता रहा था। सुल्तान मुस्कुराकर सुनता रहा, फिर उसकी पढ़ाई के मुतालिक कुछ मशवरे दिए। बूढ़ा मशकूर हुआ। उसी पल बातों की आवाज़ में जीप की इंजन की आवाज़ भी शामिल हुई। चाय की खुशबू में गाड़ी के धुएं की बू भी शामिल हुई और पेट्रोल की ताज़ा ताज़ा महक भी। सुल्तान ने चाय की आखिरी खून भरे, मज़ीद चाय का इरादा तर्क किया। उसे लेने वाले आ चुके थे, अब उसे जाना था। जीप दुकान के बाहर आकर रुकी। सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, बूढ़े से मुसाफे के लिए हाथ मिलाया और वो उसके हाथ को चूम चुका था। यही अमल सुल्तान ने भी दोहराया और जब पलट कर देखा तो बहराम के साथ 2 और लोग भी थे। उनके हाथों में हिस्सा था। बाजार की सैर हो गई हो तो वापस चलें? हाँ बिल्कुल चलते हैं, यहाँ सर्दी बहुत है। वो मामूल के से लहजे में बोला। बाकियों को ले आए हो? कहाँ थे? जावरगढ़ की हदूद में ना? बहराम ने उससे कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद ही चल कर आया और जीप की पिछली नशिस्त पे आकर बैठा। वापसी पे वो उससे हल्की फुल्की बातें करता रहा, बल्कि एक ढाबे के बाहर रुककर उससे खस्ता पराठा खाने की फरमाइश भी की थी, जिसे बगैर किसी हेलो हुज्जत के मान लिया गया था, जो गैर मामूली था। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो किसी न किसी शय, इंसान, सड़क के बारे में तबसरे भी के पेश करता रहा, यूं जैसे वो दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकला हो। और बिलाहिर आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो उस संतान में वापस लाए गए थे। अब की बार उनकी रस्सियां सख्ती से बांधी गई थीं। अब की बार उनके लिए किसी किस्म की नरमी का मुजाहरा नहीं किया जाने वाला था। अब की बार कोई रियायत नहीं, ये बात वो महसूस कर चुके थे। इस बार उनके चेहरे सख्त थे। उन्हें तहखाने की बस में घुटनों के बल हाथ बांध कर बिठाया गया। उन 5 लोगों के सामने इस वक्त जबलहान बैठा था, टांग पर टांग चढ़ाए, आंखों में सफाकी थी और होंठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट। पीले बल्ब के नीचे उसका मुस्कुराता चेहरा मौत का चेहरा लगता था। उसकी सुरमाई आंखें सफाक लगती थीं। बखैर रागले वंस अगेन। 3 दिन बाद उस सहखाने में पहली बार सांसों के रुक जाने की आवाज़ सुनी थी। कुछ था जो होने वाला था। हिस्सा 2 कॉन्स्पिरेसी, साजिश। मौजूदा दिन से 1 दिन पहले 9 जनवरी, वक्त रात के 3:30 बजे। पुरसार सी खामोशी ने हर ओर अपने पर फैला रखे थे, ऐसे स्याह पर जिनके पार कोई रोशनी, कोई उजाला किसी को छूकर भी नहीं गुजरता था। दूर पहाड़ों से भेड़ियों की आवाज़ें सारे गांव में गूंज रही थीं। किसी दुकान के बाहर चलती सर्द रोशनी में परवाने रक्स करते नजर आ रहे थे। बहती आबशारों का शोर रात के स्पहर खौफनाक सा तासुर देता था। ऐसे में तहखाने की मध्यम रोशनी में फर्श पे चितलेटे 5 लोगों के दरमियान किसी एक की आंख खुली थी। वो आंखें पिछले 3 घंटों से ही खुली थीं। उससे अपने दाएं बाएं देखा, उसके दोस्त, उसका खानदान सो रहा था। वो पिछली दोनों रातों में इसी तरह सोए थे, मगर कोई एक था जिसे नींद नहीं आ सकी थी, वही जो इस वक्त अपनी रसाई उतार कर बाहर निकल रहा था। घुप अंधेरे के बायस उसके वजूद का तयन करना मुश्किल था। उससे कदम जैसे चाप पैदा करना जानते ही नहीं थे। उससे उठते हुए बाकी 4 लोगों पे लिहाफ दुरुस्त किया, जरा से फासले पर बैठकर झुककर अपने पैरों में जूते डाले और अब वो वजूद तहखाने के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ काट कबाड़ था। फर्श के पास झुकते हुए से जरा सी कोशिश से लकड़ी का तख्ता ऊपर उठाया, फिर एक मुहताज सी नजर दूसरी तरफ सोए लोगों पे डाली। सच शुक्र उनमें से कोई जागा नहीं था। तख्ता उठ गया था। वो उसी तरह लकड़ी के 3 से 4 तख्ते उठाता चला गया। ताज्जुब की बात यह थी
कि उन तख्तों के पार एक अलग दुनिया थी, जहाँ जाने के लिए लोहे के चक्करदार सीने थे। वो वजूद अब सीनों पे पैर रखे नीचे उतर रहा था। उसके अंदाज में जैसे कोई उछलत नहीं थी, कोई नयापन नहीं था। वो उन रास्तों से वाकिफ था। एक हाथ से सीनों की ग्रिल थामे मजबूती से कदम जमाते वो नीचे उतर आया। लकड़ी का फर्श, मगर एक जदीद सी दुनिया। दीवारों पे चारों तरफ मुख्तलिफ हुजम की स्क्रीन्स लगी थीं, जिनके आगे लंबी मेज थी और उस मेज के गिर्द सिर्फ एक कुर्सी थी। सिर्फ एक। ये एजेंट की वर्क प्लेस थी, ये एजेंट की रियासत थी, और उसने बांटना नहीं सीखा था। अजीब खौफ सी होती थी उसे हिस्सेदारी से। दफातन उन स्याह हुई स्क्रीन्स पे जिंदगी की रौनक थोड़ी। एजेंट कुर्सी पे बैठा मुख्तलिफ कीवर्ड्स दबा रहा था। उस पुरसरार सी खामोशी में वो बटन एक वाहिद आवाज़ थी। स्क्रीन्स पे कई मंजर रोशन हुए। 4 असीरों के घर, वर्क प्लेस और उनके अहले खाना के चेहरे। सब मुतमईन थे, फिक्र की कोई बात नहीं थी। एजेंट को तसल्ली से हुई। अब वो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ हैशटैग सर्च कर रहा था। 4 असीरों के अहले खाना के अकाउंट्स वसाइल सब ठीक था, परफेक्ट। अब वो किसी स्किपर नामी शख्स की तरफ से आई ईमेल्स पढ़ रहा था। अब कि उसने कीबोर्ड पे कुछ बटन दबाए, दाएं तरफ दीवार में नस स्क्रीन्स के दरमियान एक दरवाज़ा खुला, यूं जैसे स्क्रीन्स बीच से जुदा हो गई हूँ। कोई अगर पहली बार ये मंजर देखता तो यकीनन उसकी आंखें एक लम्हे के लिए साकित ज़रूर होती, मगर उस आदमी के लिए यहाँ कुछ भी नया नहीं था। दरवाजे की चौखट पे वो खड़ा था, वही जिसकी आंखें सुरमाई थी, वो जो अंधेरे में रोशनी था, जो इब्लीस की सी हसरत रखता था, मगर कुछ था जो उसमें शर को मुकम्मल तौर पे हावी नहीं होने देता था। उसके शॉल के पल्लों पर मिट्टी के दाग थे। एजेंट उन दागों के स्याह को सबाक से वाकिफ था, मगर उससे नजरें मोड़ ली। ये काम उससे बाखूबी आता था। जबलहान को उसकी नजरों की बेइतनाई से रंज होता था। बेराम को समझाओ, उसका हाथ बहुत चल रहा है। मैंने कहा था ना, चेहरे पे नहीं मारना। वो कीबोर्ड पे बटन दबाते हुए कुछ कुछ अफी के आलम में कह रहा था, साथ अपने चेहरे को हल्का सा छूं, थोड़ी भी जख्म सा था। और बाकी लड़के, वो अपने बाप की दावत खाने आए हैं या उनकी माँ का वलीमा है? क्या इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं? मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा एजेंट। जबलहान उसके हक में खड़े होते हुए बोला। उसकी नसें अब स्क्रीन्स पे थी। जबल, तुम्हें जो ये जिम्मेदारी दी है उससे बिल्कुल बेफिक्र हूं मैं, लेकिन बेराम वो बहुत जल्द कुछ ना कुछ करने वाला है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बेराम क्या कर सकता है? वो जैसे जानना चाहता था। कुछ भी, जिसमें सरे फरिस बेवकूफ़ी भरी बगावत है। वो जल्दबाज है और मुझे यकीन है वो बहुत जल्द कुछ ना कुछ करेगा। तुमसे तैयार रहने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम उसके साथ होगे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना जबल। याद रखना, जो जो मैंने कहा है उससे न एक लफ्ज़ ज़्यादा करना, न एक लफ्ज़ कम। स्क्रीन पे मुख्तलिफ नंबर्स चलने लगे थे। सब्ज सुर्ख रंग में लिखी सतूर उभर उभर रही थी। जबलहान को आज तक उसका ये काम समझ नहीं आ सका था। एजेंट बायक वक्त साथ स्क्रीन्स पे चलते हुए उन 70 सूर और नंबर्स के हस्व नफ्स का पता लगा सकता था। उसने इस काम को अपनी जिंदगी का नस्फ हिस्सा दिया था। मुझे आपके दिमाग पे यकीन है। उसका लहजा मोतिब था, उसकी आंखों में बेपनाह अकीदत थी। मुझे यकीन है आप जो करेंगे वो बेहतर होगा। एजेंट की उंगलियां कीबोर्ड पे एक लम्हे के लिए साकित हुई। चेहरे की रंगत बदल गई, गले में गिल्टी से उभर कर मधुम हुई। मुझे इतनी अकीदत से ना देखा करो। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। मैं आपको क्या समझता हूं? फरिश्ता। उसके लबों से बेसाख्ता निकला। जावरखड़ के लिए फरिश्ता ही हैं आप, और बाकी दुनिया के लिए शैतानों से बड़ा शैतान। वो तलखी से मुस्कुराया। दुनिया का क्या है, वो भला किसी से खुश हुई है कभी? आपके अपने लोग आपको सराहते हैं। जावरखड़ के हर बच्चे को आप जैसा बनना है। जावरखड़ में अब कोई भी एजेंट नहीं बनेगा। दुरुस्ती से कहा गया। फिर वो अपनी जगह से उठकर जबल के एंड सामने आकर खड़ा हुआ। स्क्रीन की रोशनी अब उनके दाहिने रुख पे पड़ रही थी। जबल उसकी आंखों में दिख रहा था। वो आंखें अपनी थी, अक्स के जैसी मुतफक्का। मेरे बाप ने जो गलत किया था मुझे उसे फिक्स करना है, और वो हो जाएगा। लेकिन जावरखड़ कामयाबी की नई राहें देखेगा। हर बच्चा अच्छे स्कूल्स में पढ़ेगा, सब लोगों को उनके घर वापस मिलेंगे, और सब ठीक हो जाएगा। किसी को मेरी तरह धोखेबाज नहीं बनना पड़ेगा। कोई अपने दोस्तों से दगा नहीं करेगा। उससे जबल का एक हाथ अपने हाथ में लिया। वो लम्स जबल की लकीरत का आला मुकाम था। जावरखड़ में एक और ट्रोजन हॉर्स नहीं होगा।
तुम इस अमर को यकीनी बनाओगे। मैं तख्त से वफादारी निभाऊंगा। एजेंट के लबों को धीमी मुस्कुराहट ने छुआ। उससे अपनी कुर्सी वापस संभाल ली। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे एक बार फिर मुतहरिक थीं। जबल चंद लम्हे उससे कुछ हदायत लेता रहा, फिर जैसे स्क्रीन पे चलते नंबर से खौफजदा हुआ। आपको ये नंबर बोरिंग नहीं लगते? मेरा तो दिमाग चकरा जाता है। कभी अपने शैतानी दिमाग को देखा है? मेरा भी दिमाग चकरा जाता है। ऐसे आइडियाज कहाँ से लाते हो तुम? वो अब हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। जबल मुस्कुराया, एक खुश शनासा सी मुस्कुराहट। कैसे प्लान? सब तो आपने किया है। ओ प्लीज। स्क्रीन के आगे बैठा वजूद हंस पड़ा। ये टॉर्च तुम जावरखड़ के लोगों के लिए बचा कर रखो। मैं और तुम अच्छी तरह जानते हैं ये प्लान किसका था। 22 साल की उम्र में तुम्हारे खुराफाती दिमाग में ये प्लान आया था, और अब 4 साल बाद हम इस पे अमल कर रहे हैं। हमने इस प्लान को 4 साल दिए, लेकिन इन 4 सालों में मुझे ये समझ नहीं आया कि तुमने अपने हिस्से के क्रेडिट्स मुझे क्यों दिए। स्क्रीन पे अब नंबर सही थे, अब कुछ फुटेजेस थी जिन्हें वो रिप्लेस कर रहा था। तो उसी स्क्रीन पे वो कुछ ईमेल्स लिख रहा था। एजेंट का दिमाग एक वक्त पे 4 काम करने का आदी था। मेरे पास सिर्फ एक प्लान था, आपने उसे निखारा। आपने अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किए। आपने 2 साल इस प्लान पे मेहनत की। आपने एक ख्याल को एक कहानी की शक्ल दी है, और आज हम उस कहानी को अपनी जिंदगी की स्क्रीन पे चलते हुए देख रहे हैं। मैं सिर्फ ज़हन हूं, और आपके लिए कोई मौजूद लफ्ज़ तलाश करना नामुमकिन है। जबलान एजेंट का मुतकत मुरीद था। क्रेडिट्स क्या चीज़ से, अगर उसके बस में होता वो एजेंट के कहने पे आंखें बंद किए अंधे कुएं में कूद सकता था, क्योंकि एजेंट को बचाना आता था। वैसे जो तुम कहते हो ना, मुझे एजेंट के प्लान पे यकीन है। मुझे उसके दिमाग पे यकीन है। मुझे बाकायदा हंसी आती है। उससे मेल भेजकर स्क्रीन्स बुझाएं, और अब वो मुख्तलिफ यूएसबीज की जगह तब्दील कर रहा था। कुछ सिम कार्ड जोड़ रहा था। उसके हाथ बेहद मुतारिक थे। यानी उन बेवकूफ़, बेराम और बाकी लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हें अपने प्लान पे यकीन है, तुम्हें अपने दिमाग पे फ़ख्र है। क्या चीज़ हो यार तुम। वो तो जैसे उलझ कर उसे देखने लगा। जबल महज मुस्कुरा दिया, हालिस सादा मुस्कुराहट। बेराम बेवकूफ़ नहीं है। साथ उससे एजेंट को टोका था। बहुत जल्द वो तुम्हें गलत साबित करेगा जबलहाना। वो अब अपना काम कर चुका था। मेज़ खाली करके और वो वापस पलट रहा था। अगर उसने ऐसा किया तो मैं एक बार फिर जज्बात पीछे छोड़कर फ़र्ज़ निभाऊंगा, और मैं इस काम में कितना अच्छा हूँ आपसे बेहतर कौन जान सकता है। उसके लहजे में कुछ था कि एजेंट की आंखों में तारीखी दर आई। दिल शल सा हुआ। उसके जज्बात साकिन होने का फायद शायद था। कुछ अच्छा खाना भेजो यार। हम होस्टेज हैं, लेकिन इंसान भी हैं। दाल खा खा कर टेस्ट बड खराब हो गए हैं। वो बात बदलकर अब सीढ़ियाँ चढ़ता वापस जा रहा था। जबलहान खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। वो चला गया। रोशनी खत्म हो गई। अंधेरा छा गया। एजेंट ने जबलहान की जिंदगी में कई दफ़ा अंधेरा किया था। उसे हर दफ़ा मशालें जलानी पड़ती थीं। मौजूदा दिन। वंस अगेन, बगैर रागले। जबलहान की लहजे की ठंडक उनकी रूह तक उतर रही थी। वो पकड़े जा चुके थे। अब कोई राह फरार नहीं बची थी। वो एक बार पहले भी उसी तहखाने में आ चुके थे। उस रोज़ उनकी मौजूद कुर्सियों पे थे। आज वो घुटनों के बल फर्श पे बैठे थे। हाथ पुश पे बने थे। और आज सयाद की आंखों में ढूंढने से भी कोई तुरखम नहीं मिलता था। पहले वो तंदुरुस्त थे, आज उनके जिस्म फोड़े की तरह दुख रहे थे। पहली बार वो मजबूत रहने के लिए हर हद तक जा सकते थे। आज हर हद ख़त्म हो चुकी थी। किसका प्लान था? जबलहान सुल्तान सफदर की आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। अगर तुम मुझे बताओगे ये किसका प्लान था तो मैं सिर्फ बागी को सजा दूंगा, वरना। उससे बाकी चारों को देखा। आज उसकी आंखों में कोई लाताल्लुकी सी थी। आज मुझसे रहमदिली की उम्मीद ना रखना। मेरा प्लान था। शादान ने गर्दन उठाकर बोला। जबल ने उसे देखा, फिर हाथ के इशारे से बेराम को आगे बुलाया। वो आगे आया। उबे दर पे उसके सर पे चेहरे पे दीवानावार पिस्तौल का दस्ता मारता गया। उनकी बूंदें उसके साथ बैठे सुल्तान के चेहरे पे लगी। वो बेख्तियार कर रहा था, चीखा था। ज़ुखरूफ ने आंखें मीच ली। उस सहखाने की फिजाओं में बहुत कुछ बदल गया था। झूठ बोलने वालों के साथ यही होगा। मैं सुल्तान सफदर से सवाल कर रहा हूँ। मुझे जवाब भी उसी से चाहिए। वो उसकी आंखों से निगाह हटाने को तैयार नहीं था। सुल्तान भी उसे ही देख रहा था, बेखौफी से, दलेरी से। मेरा प्लान था, और मुझे 1000 दफ़ा भी मौका मिला तो मैं यहाँ से भागूंगी। ज़ुहरूफ उसके चेहरे पे नजर जमाते हुए बोली। हसन और सबरीज उसके बोलने से सख्त खौफसदा हुए। जबल होंठ का एक कोना उठाकर
अजीब से अंदाज से मुस्कुराया। हाथ में ली हुई पिस्तौल को उंगलियों में घुमाया। उसे देखा, फिर पिस्तौल को, और फिर उससे पिस्तौल उसके माथे पर रखी थी। ज़ुहरू समेत उन 4 असीरों का हलक तक खुश हो गया। उससे इतने दिनों में अगर किसी के साथ रहम का मामला किया था तो वो वही थी। सुना है आपको बहुत शौक है पिस्तौल अपने ऊपर तान लेने का। किसी ने आपको बताया नहीं हाथून, ये खिलौना नहीं है? वो ठंडी नाल को अब उसके गाल पे रख गया। वो सांस भी न ले सकी। उसका सारा बदन कांपने लगा था। चलाऊं, बताऊं आपको कि मेरा सब्र और मेरी शराफत आजमाने का नतीजा क्या होता है? गन हटाओ इससे। सबरीश नागवारी से बोला। मेरा प्लान था, मैं लीडर था, मैं मास्टरमाइंड। सुल्तान सफदर सारे वक्त में पहली बार बोला था। जबल ने उसे नहीं देखा, लेकिन बेराम और उसके साथी अब उसे बेदर्दी से उठाकर वहां से ले जा रहे थे। उनमें से एक ने उसे उठाकर तहखाने के कोने में फेंक दिया। ज़ुहरुफ को छोड़ो, उसने कुछ नहीं किया। वो अपनी जगह पड़े हुए बोला, जिसम से टीस से अलग उठ रही थी। तुम आखिर क्यों हमें जिद कर रहे हो? क्या पूरे मुल्क के वाहिद हीरोज हम हैं? हसन बेबसी से चिल्लाया। बाहुदा, मैं जिस दिन यहां से निकला मैं तुम सबको कोर्ट में घसीटूंगा। जब तुम यहां से निकल जाओ तब बात करना। जबलहान अपनी जगह से उठा। पिस्तौल अब सुखरू की गर्दन पे रखी। उससे उठ खड़ा होने का इशारा किया। वो नहीं उठी। तब जबल ने पिस्तौल का दबाव उससे गर्दन पे बढ़ाया और उससे आगे चलने का इशारा किया। वो उठी और सांस रोकी उसके साथ चलने लगी। जान का खौफ हर खौफ से बड़ा होता है। आज उसे यकीन आ गया था। वो यूं ही उसे गन पॉइंट पर उस तहखाने से ले गया था। वापस तहखाने में आऊं तो सबरीज के सामने कुर्सी पे बेराम बैठा था। शादान, हसन और सुल्तान तुझसे कोने में थे और उन्हें बेदर्दी से मारा जा रहा था। आज उनका अंदाज बेहद बदला हुआ था। तुम लोगों ने बाहर निकलकर क्या क्या किया? कहाँ कहाँ गए? कितनी देर किस जगह रुके? मुझे एक एक तफसील चाहिए। अगर तुमने कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो ये तुम्हारा अपना नुकसान होगा। बेराम की आंखें सूख थीं, लहजा सख्त। उससे किसी किस्म की रियायत की तवक्का इस वक्त नहीं की जा सकती थी। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही जी गुड़ता है तो खुद मालूम कर लो। वो गर्दन कड़ाए हुए था। बेराम की आंखें आज मुख्तलिफ थीं। मैं दोहरा रहा हूं, मुझे अपने यहां से निकलने से यहां वापस आने तक की तफसील बताओ। अब ये जफरीज मुस्कुराया। उसकी गहरी भूरी आंखें भी मुस्कुराई। इधर आओ, बताता हूं। उससे बेराम को झुकने का इशारा किया। बेराम ने हल्की सी गर्दन उसकी तरफ झुकाई। इरादा तो मेरा यहां से भागने का था, मगर बीच रास्ते में तुम्हारा घर मिल गया। एक अच्छा वक्त गुजार कर आया हूं मैं। वो कहते हुए अजीब अंदाज में हंसने लगा। बेराम के लिए ये वार कारी साबित होना था, मगर वो पुरसुकून था। कुछ था जो उससे बदल गया था। ये आखिरी बार है, तफसील या फिर गोली। तुम्हारे घर की औरतें इतनी खूबसूरत होंगी, मुझे अंदाजा नहीं था। वो फिर से हंसने लगा, मगर अगले ही लम्हे बेराम ने पिस्तौल की नाल उसके पैर पे रखी। आंखों में कुछ था, कोई सफाकी सी, कोई फैसला सा। अगले ही लम्हे उससे ट्रिगर दबाया। गोली उसके जूते को फाड़कर उसके पैर को चीरते हुए गोश का एक एक हिस्सा उड़ाकर बाहर निकली थी। जफरी शाहनवाज को अपने दिमाग की तारें हिलती हुई महसूस हुई। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया, घुटराया, गालियां निकाली। उससे अपना पैर जिस्म से अलग होता महसूस हुआ था। तकलीफ सी तकलीफ थी, खून की जैसे नाली सी बहती जा रही हो और वो दर्द से तड़प रहा हो। हॉकी और बल्ले से मार खाते उसके बाकी साथियों को अदराक हुआ था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना उन्हें लग रहा था। साजिश का धुआं हर ओर भर रहा था और असीर उनको अपना दम घुटता महसूस हुआ। फर्श पे पड़े मुंह से खून थूकते हसन सुल्तान के लिए हर रास्ता बंद हो रहा था। शादान का जोर जोर तकलीफ से करा रहा था। उसकी अगली नजर सफरीज पे पड़ी, जो तकलीफ से बिलबिला रहा था। जमीन पे खुद को घसीटते हुए उसके पास आने लगा। मसम्मत खत्म हो चुकी थी। साजिश शुरू। उससे कुछ करना था। मैंने एक मैसेज छोड़ा था अपने बहनोई के नाम। बेराम का दिमाग भग से उड़ा। मैं जानता हूं इस वक्त सिग्नल जाम थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल को सिग्नल मिलेंगे मेरा मैसेज उससे मिल जाएगा। जो वो तुम्हारे साथ करेगा तुम उसे याद रखोगे। वो जख्मी चेहरे वाला बैरिस्टर बंधे हुए हाथ उसके सामने घुटनों के बल आ खड़ा हो बैठा। आंखों में थकान थी, चेहरे पे ललकार, दिल में महज हुलूस। अंदाज से गालबन साजिश। वो मुझे यहां से लेने आएगा और अब जाओ, जो करना है करो। किसका मोबाइल था? कहां से मिला तुम्हें वो मोबाइल? बेराम ने उसके मुंह पे एक मुक्का दे मारा। वो उसके बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में जकड़ा। हसन बेखौफी से उसे देखता रहा। नहीं बताऊंगा। जो करना है करो, जिसे मारना है मारो। मुझे मारना चाहते हो मारो,
16 साल की उम्र से ये सब देख रहा हूं मैं। वो घुटनों के बल आगे हुआ। लानत भेजता हूं तुम्हारे दिलाए खौफ पे, लानत भेजता हूं तुम पे, तुम्हारे जावरगढ़ पे। कोई मदद नहीं करूंगा तुम्हारी, मैं थूकता हूं तुम्हारे जावरगढ़ पे। आखिरी लफ्ज, उसके आखिरी लफ्ज पे बेहराम खान के खून में तैश की लहर दौड़ गई। वो अपनी जगह से उठा और पिस्तौल की बकिया गोलियां हसन सुल्तान के बाजू में उतार दी। 3 गोलियां और बाजू वही। उसे लगा था ये जहन्नुम है, ये जहन्नुम ही थी और उसकी सजा बगैर किसी गुनाह के शुरू हुई थी। लम्हों का खेल था और हसन सुल्तान के जिस्म में जैसे चलती मीखें घुसा दी गई हों। वो तकलीफ से भी लग रहा था। उसकी चीखें पूरा तहखाना हिलाए देती थी। खून की एक नदी थी जो उसके जिस्म से निकलकर बहती जा रही थी। उसके साथ ही दीवानावार उसकी तरफ बढ़े थे। बाबी दहेर ने खौफ के साए फैला दिए थे और उन 4 असीरों में से कोई भी सांस नहीं ले सका। साजिश उनकी सर कलम कर रही थी।